रात अपने चरम पर थी। उज्जैनी नगरी चांदनी में नहाई हुई थी, लेकिन महल के आसपास एक अनजानी शांति पसरी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और महल के ऊंचे बुर्जों पर जलती हुई मशालें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। पहरेदार अपनी तलवारें कमर पर कसे सतर्क खड़े थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात उनके सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा था। महल से कुछ दूरी पर अंधेरे में छिपी एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसकी सांसें गहरी थीं और उसकी आंखें महल की ओर जमी थीं। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि सिंधु राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा थी, एक विषकन्या। उसके रूप और आकर्षण में मृत्यु छिपी थी। उसका शरीर धीरे धीरे विष से भर दिया गया था और अब वह एक ऐसा अस्त्र बन चुकी थी जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। उसके केवल एक स्पर्श से कोई भी व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन सकता था। वह महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। रथ से उतरते ही उसकी सुंदरता को देख सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। उसकी लंबी गहरी काली जुल्फें उसके चेहरे को आंशिक रूप से ढक रही थीं। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी। महल में संदेशवाहक ने घोषणा की, सिंधु राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा उज्जैनी के सम्राट से भेंट करने आई है। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था और उनकी आंखों में अद्भुत चतुराई झलकती थी। वे जानते थे कि हर आगंतुक केवल वही नहीं होता जो दिखता है। उन्होंने एक दृष्टि चंद्रलेखा पर डाली, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विक्रमादित्य ने कहा, स्वागत है राजकुमारी। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी। चंद्रलेखा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। महाराज, मैं यहाँ सिंधु और उज्जैनी के संबंधों को मजबूत करने आई हूँ। मेरे पिता चाहते हैं कि हमारे राज्यों के बीच एक नई संधि हो। दरबार में बैठे सभी मंत्री और योद्धा चंद्रलेखा की सुंदरता से मोहित हो गए थे, लेकिन सेनापति सोमदेव की आंखों में संदेह झलक रहा था। राजा ने उत्तर दिया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन राजकुमारी, आपके स्वागत में आज रात्रि उत्सव का आयोजन किया जाएगा। चंद्रलेखा ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन सोचा, विक्रमादित्य मेरे आने के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि विषकन्याएं परखने के लिए नहीं, छलने के लिए बनी होती हैं। महल में भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। विशाल सभागार को रंग बिरंगी रेशमी चादरों और स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया था। महल के दास दासियां व्यस्त थे। रसोई में महकते व्यंजन तैयार किए जा रहे थे और संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की धुनों को मिलाने में जुटे थे। लेकिन इन सबके बीच सम्राट विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या चंद्रलेखा सच में एक शांति दूत थी या फिर वह किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा थी? दूसरी ओर चंद्रलेखा को एक विशेष कक्ष में ठहराया गया था। उसकी आंखों में एक ठहराव था, लेकिन मन के भीतर तूफान मचा हुआ था। मुझे इस अवसर का सही उपयोग करना होगा। वह शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। यह शरीर केवल एक साधन है, एक ऐसा अस्त्र जो किसी भी पुरुष को वश में कर सकता है, लेकिन विक्रमादित्य साधारण पुरुष नहीं है। अचानक कमरे के बाहर हलचल हुई। एक महल सेविका अंदर आई और बोली, राजकुमारी, उत्सव शुरू होने ही वाला है। महाराज ने आपको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसने अपनी गहरी नीली रंग की रेशमी साड़ी को व्यवस्थित किया, जिसे खास तौर पर आकर्षक बनाने के लिए तैयार किया गया था। फिर वह धीमे कदमों से महल के भव्य सभा कक्ष की ओर बढ़ी। सभा कक्ष में चंद्रलेखा के प्रवेश करते ही सभी की निगाहें उसकी ओर उठ गईं। उसकी सुंदरता और गरिमा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य की दृष्टि स्थिर थी। वे उसे एक शासक की पैनी निगाहों से देख रहे थे, न कि किसी आकर्षण में बंध कर। दरबार में संगीत बजने लगा। नर्तकियां अपने मनमोहक नृत्य से वातावरण को और भी सुरम्य बना रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने चंद्रलेखा के लिए विशेष आसन लगवाया। वह शालीनता से बैठ गई और कहा, महाराज, आपका दरबार वास्तव में उतना ही भव्य है जितना मैंने सुना था। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपका स्वागत है राजकुमारी। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे अतिथि बनी। लेकिन विक्रमादित्य का ध्यान उसकी हर हरकत पर था। उनकी छठी इंद्रिय उन्हें सावधान कर रही थी कि यह स्त्री कोई साधारण दूत नहीं है। सेनापति सोमदेव, जो राजा के सबसे विश्वास पात्र थे, धीरे धीरे विक्रमादित्य के पास आए और धीमी आवाज में बोले, महाराज, मुझे इस स्त्री पर संदेह
है। मैंने सुना है कि सिंधु राज्य में विषकन्याओं को तैयार किया जाता है, क्या यह भी उन्हीं में से एक हो सकती है? विक्रमादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हो सकता है सोमदेव, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें इसकी सच्चाई का पता लगाना होगा। उत्सव अपने चरम पर था, लेकिन इसके पीछे चालें चली जा रही थीं। एक ओर विक्रमादित्य जो चंद्रलेखा के रहस्य को उजागर करना चाहते थे, और दूसरी ओर चंद्रलेखा जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। दरबार उत्सव के रंग में डूबा था, लेकिन इस चकाचौंध के बीच दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके मन में उथल पुथल मची हुई थी, राजा विक्रमादित्य और विषकन्या चंद्रलेखा। चंद्रलेखा के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके भीतर तूफान मच रहा था। वह केवल एक आमंत्रित राजकुमारी नहीं थी, वह एक विषकन्या थी। उसे इस दरबार में एक घातक उद्देश्य राजा विक्रमादित्य का अंत करने के लिए भेजा गया था। उसके भीतर घुला झर किसी भी पुरुष को कुछ ही क्षणों में मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता था। लेकिन विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं, एक चतुर योद्धा भी थे। क्या मैं अपने लक्ष्य में सफल हो पाऊंगी? चंद्रलेखा ने राजा की गहरी आंखों में झांकते हुए सोचा। वे आंखें किसी भी छलावे को भेदने में सक्षम थीं। तभी एक घोषणा गूंजी, राजकुमारी चंद्रलेखा विशेष प्रस्तुति देना चाहती हैं। विक्रमादित्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, हम भी इस अनोखे क्षण के साक्षी बनना चाहेंगे। चंद्रलेखा दरबार के मध्य आई। संगीत आरंभ हुआ। वह धीरे धीरे थिरकने लगी, लेकिन उसकी हर थिरकन के पीछे एक रहस्य था। उसकी आंखों में मोहक चमक थी, लेकिन भीतर एक योजना आकार ले रही थी। उसे विक्रमादित्य को अपने वश में करना था, उनके मन में आकर्षण और विश्वास उत्पन्न करना था। लेकिन तभी महल के विशाल द्वार अचानक खुल गए। सभा में सन्नाटा छा गया। एक अजनबी व्यक्ति अंदर आया। उसकी कद काठी लंबी थी, कपड़े धूल और सफर की थकान से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। उसने सीधे राजा की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, महाराज सावधान, आपके प्राण संकट में हैं। पूरे दरबार में खलबली मच गई। चंद्रलेखा का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और यह क्या कह रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं वह हूँ जो आपको एक भयानक सत्य से अवगत कराने आया है। यह स्त्री जिसे आप एक राजकुमारी समझ रहे हैं, यह वास्तव में एक विषकन्या है। सभा में अचानक चुप्पी छा गई। दरबारी अविश्वास में एक दूसरे की ओर देखने लगे। चंद्रलेखा के होंठ पल भर को जकड़ गए, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। विक्रमादित्य की नजरें चंद्रलेखा पर जम गईं। कुछ देर तक वे एकटक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या यह सत्य है? चंद्रलेखा जानती थी कि यदि उसने घबराहट दिखाई तो यह उसकी हार होगी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, महाराज यह व्यक्ति कौन है जो बिना प्रमाण के मुझ पर ऐसा गंभीर आरोप लगा रहा है? अजनबी बोला, मेरा कोई परिचय नहीं, लेकिन मेरा सत्य महत्वपूर्ण है। यह स्त्री विषकन्या है। इसके सौंदर्य के पीछे मृत्यु छिपी है। अगर यह आपके करीब आई तो बस। विक्रमादित्य ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, सत्य को परखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। यदि यह व्यक्ति सत्य कह रहा है तो हमें प्रमाण चाहिए। चंद्रलेखा ने अपने भीतर की हलचल को दबाते हुए कहा, राजन यदि आप मुझ पर संदेह करते हैं तो मुझे परख लीजिए। मैं कोई भयभीत नहीं, बल्कि एक निडर राजकुमारी हूँ। दरबार में अब हर व्यक्ति सांस रोककर चंद्रलेखा को देख रहा था। अजनबी की आवाज अभी भी सभा कक्ष में गूंज रही थी, राजकुमारी चंद्रलेखा कोई साधारण अतिथि नहीं है, यह एक विषकन्या है। चंद्रलेखा जानती थी कि यदि विक्रमादित्य ने इस आरोप को स्वीकार कर लिया तो उसकी योजना धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। विक्रमादित्य ने अजनबी से गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास इस आरोप का क्या प्रमाण है? अजनबी ने उत्तर दिया, महाराज मैं सिंधु राज्य का एक पूर्व मंत्री हूँ। मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार सिंधु नरेश अपनी पुत्री को एक विषकन्या के रूप में प्रशिक्षित कर रहे थे। उसे विष के साथ पाला गया ताकि वह शत्रु राज्यों के राजाओं को मोहित कर मृत्यु का ग्रास बना सके। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अगर यह सच है तो महाराज बड़े संकट में हैं। सेनापति सोमदेव जो पहले से ही चंद्रलेखा पर संदेह कर रहे थे, आगे बढ़े और बोले, महाराज इस बात की गहन जांच होनी चाहिए। यदि यह स्त्री वास्तव में विषकन्या है तो यह केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन चंद्रलेखा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने विक्रमादित्य की ओर देखा और अपनी आवाज को कोमल बनाते हुए कहा, महाराज यह मुझ पर बहुत गंभीर आरोप है, क्या मैं अपनी सफाई देने का अवसर पा सकती हूँ? विक्रमादित्य ने सिर हिलाया, तुम्हें पूरा अधिकार है राजकुमारी। यदि तुम निर्दोष हो तो हमें सत्य जानने की जिज्ञासा है। चंद्रलेखा ने अपनी आंखों में पीड़ा के भाव लाकर कहा, महाराज मैं सिंधु राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही कूटनीति और राजनीति की शिक्षा दी, लेकिन क्या एक स्त्री का सुंदर और शिक्षित होना ही उसका अपराध बन जाता है? दरबारियों की चर्चा धीमी होने लगी। चंद्रलेखा ने आगे कहा, यदि मैं विषकन्या होती तो क्या मैं स्वयं यहाँ आती? क्या मैं इतनी सरलता से आपके सामने खड़ी होती? विक्रमादित्य ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वे जानते थे कि शब्दों की कला कितनी प्रभावशाली हो सकती है। उन्होंने गहरी
गहरी दृष्टि से फिर अजनबी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है? अजनबी क्षण भर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, विषकन्या का स्पर्श ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। यदि यह सचमुच विषकन्या है तो इसका स्पर्श किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता है। सेनापति सोमदेव ने तुरंत कहा, महाराज, यदि राजकुमारी वास्तव में विषकन्या है तो इसका परीक्षण किया जा सकता है। चंद्रलेखा जानती थी कि अब परिस्थिति उसके विरुद्ध जा रही थी। उसने अपने भीतर के भय को दबाते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं महाराज। यदि इससे मेरे सम्मान की रक्षा होती है तो मैं किसी भी परीक्षण के लिए तैयार हूँ। विक्रमादित्य ने थोड़ी देर विचार किया और फिर आदेश दिया, कल प्रातः काल राजकुमारी का परीक्षण होगा। यदि वह निर्दोष हैं तो उनका अपमान करने वालों को दंड मिलेगा और यदि वह दोषी सिद्ध हुई तो उन्हें उनके अपराध के अनुसार दंड दिया जाएगा। चंद्रलेखा ने सिर झुकाकर अपनी सहमति व्यक्त की, लेकिन जब वह अपने कक्ष में लौटी तो उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। मुझे इस परीक्षण से पहले ही कुछ करना होगा, उसने सोचा। अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा अंत निश्चित है। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, चंद्रलेखा चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकली। रात के गहरे अंधकार में महल की गलियां सुनसान पड़ी थीं। केवल पहरेदारों के धीमे कदमों की आवाज और मशालों की हल्की झिलमिलाहट ही इस निस्तब्धता को भंग कर रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान उमड़ रहा था। राजकुमारी चंद्रलेखा का भाग्य अगले दिन के परीक्षण पर निर्भर था। अपने कक्ष में अकेली बैठी चंद्रलेखा बार बार योजना बना रही थी। अगर सुबह विष परीक्षण हुआ तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे कुछ करना होगा। उसने शीशे में अपनी छवि को देखा। क्या यह संभव है कि मैं इस जाल से बच निकलूं? तभी उसके मन में एक योजना आई। अगर मैं विक्रमादित्य को ही अपनी ओर झुका दूं तो यह परीक्षण कभी हो ही नहीं पाएगा। उसने शीघ्रता से अपनी अलमारी से एक नीले रेशमी वस्त्र को निकाला जो उसकी सुंदरता को और भी रहस्यमय बना देता था। फिर उसने हल्का इत्र लगाया जो मन को मदहोश कर देने में सक्षम था। अब उसे केवल सही अवसर की प्रतीक्षा थी। इसी बीच राजा विक्रमादित्य अपने निजी कक्ष में गहरे विचारों में लीन थे। उनके मन में संदेह और जिज्ञासा दोनों थे। क्या यह स्त्री सच में विषकन्या है या यह केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है? वह इस सोच में थे कि अचानक द्वार पर हल्की दस्तक हुई। आइए, उन्होंने कहा। दरवाजा खुला और चंद्रलेखा अंदर आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। विक्रमादित्य ने चकित होकर पूछा, राजकुमारी, इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? चंद्रलेखा ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे आपसे अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। विक्रमादित्य ने अपने पहरेदारों को बाहर जाने का संकेत दिया। चंद्रलेखा बोली, महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक विषकन्या हूँ? विक्रमादित्य ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, इसका निर्णय कल होगा। चंद्रलेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं निर्दोष हूँ तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? राजा शांत रहे। चंद्रलेखा ने धीरे से अपनी उंगलियां मेज पर रख दी, जैसे अनजाने में। क्या कोई विषकन्या इतनी आसानी से अपने स्पर्श को उजागर करेगी? उसने धीरे से कहा। विक्रमादित्य को उसकी बातों में एक चतुराई दिखी, लेकिन वे चुप रहे। फिर चंद्रलेखा ने धीरे से अपनी उंगलियां विक्रमादित्य के हाथ के पास सरका दी। अगर मैं विषकन्या होती तो क्या मैं आपके इतने निकट आती? विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। चंद्रलेखा की आंखों में रहस्य और आकर्षण का अनोखा मेल था। राजा विक्रमादित्य की आंखें चंद्रलेखा पर टिकी थीं। उसकी चालाक मुस्कान, उसकी रहस्यमयी आंखें और उसकी बातें, सब कुछ एक अनजाने जाल की तरह लग रहा था। चंद्रलेखा ने अपना हाथ धीरे धीरे विक्रमादित्य के करीब किया, लेकिन राजा बिना हिले डुले उसे देखते रहे। विक्रमादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं, लेकिन क्या मैं यह मान लूं कि जो कुछ कहा गया है वह झूठ है? चंद्रलेखा ने झुककर कहा, सत्य और असत्य में अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है महाराज। मैं यहाँ आपके राज्य के सम्मान में आई थी और अब मुझ पर ही संदेह किया जा रहा है। राजा ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो कल के परीक्षण से क्यों डरती हो? चंद्रलेखा के चेहरे पर हल्का सा तनाव झलकने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। डर? उसने हंसते हुए कहा, मैं डरती नहीं महाराज, लेकिन क्या यह आवश्यक है कि हर स्त्री पर ऐसे आरोप लगाकर उसका अपमान किया जाए? चंद्रलेखा जानती थी कि उसे विक्रमादित्य को अपने प्रभाव में लेना होगा, तभी वह परीक्षण को टाल सकेगी। वह धीरे से उनके और करीब आई, लेकिन तभी विक्रमादित्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। राजकुमारी, मेरा कर्तव्य मुझे सच्चाई का पता लगाने के लिए बाध्य करता है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। चंद्रलेखा समझ गई कि विक्रमादित्य उसके मोहपाश में इतनी आसानी से नहीं फंसने वाले। उसने भीतर ही भीतर क्रोध को दबाया और शांत स्वर में कहा, तो फिर देखिएगा महाराज, सत्य स्वयं आपके सामने आएगा। विक्रमादित्य ने उसे जाने की अनुमति दी, लेकिन उनकी आंखों में अब और भी अधिक सतर्कता थी। उस रात जब चंद्रलेखा अपने कक्ष में लौट रही थी, एक सेविका ने उसे एक गुप्त पत्र सौंपा। पत्र खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें लिखा था, तुम्हारी पहचान अब छिपी नहीं रही। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सूर्योदय से पहले तुम्हारा अंत निश्चित है। चंद्रलेखा ने पत्र को कसकर मुट्ठी में भींच लिया।
अब उसे जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा, या तो वह बचेगी या फिर सदा के लिए मिट जाएगी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।